वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी अबाउट फेमिनिज़म की डेफिनेशन क्या है और उसकी हिस्ट्री क्या है। तो आज हम बात करेंगे फेमिनिज़म की जो हिस्ट्री है उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम जो हमारा क्रिटिकल फेमिनिज़म है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्रिटिकल फेमिनिज़म क्या होता है और उसकी टाइप्स कितनी हैं और उसकी प्रोमिसेस कितनी हैं, कि किस तरह हम फेमिनिज़म क्रिटिकल फेमिनिज़म है उसको डिफ़ाइन करते हैं। तो और हम देखेंगे कि फेमिनिज़म जो है ना, फेमिनिस्ट जो क्रिटिक्स है वो क्या काम करते थे, उनका उस वक़्त में किस तरह उन्होंने जो अपना काम था उसको बिल्डअप किया। तो फर्स्टली हम फेमिनिज़म की हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं कि जब हम फेमिनिज़म की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास फेमिनिज़म की हिस्ट्री में 3 वेव्स आएंगी। फर्स्ट वेव फेमिनिज़म, सेकंड वेव फेमिनिज़म एंड थर्ड वेव फेमिनिज़म। तो हम इनको बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं कि फर्स्ट वेव फेमिनिज़म, सेकंड और थर्ड वेव फेमिनिज़म होता क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें बिल्डअप हुई थी और उन्होंने किस तरह 18th सेंचुरी में इन पे काम किया था। तो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म में मोस्टली क्या होता था कि जो वुमेन्स थी उनको क्या किया जाता था, इंटेलेक्चुअली इन्फीरियर समझा जाता था। एंड समझा जाता था उस टाइम में कि वुमेन्स वीक होती हैं, वो फिज़िकली वो इतने ज़्यादा काम नहीं कर सकती, वो फिज़िकली वीक हैं। एंड वुमेन्स को इस वजह से राइट नहीं थे दिए जाते क्योंकि वो इमोशनली या इरिटेशनल होती थी, बहुत ज़्यादा इमोशनल होती थी, कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को डीपली सोचती थी, उनको डीपली लेती थी। तो क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थी एंड इरिटेशनल थी। एंड जो था कि वुमेन्स थी उन पे क्या चीज़, उन पे सिर्फ एक मदर का रोल, या वो एज अ वाइफ एंड एज अ मदर वो चीज़ें थी वो उन पे सूट करती थी। वो कोई भी बाहर का काम या एज अ राइटर कुछ भी नहीं थी कर सकती। सो क्या, सूटेड टू द रोल ऑफ वाइफ एंड मदर। एंड वुमेन्स क्या थी, वो वोट नहीं दे सकती थी, उनको वोट देने का कोई राइट नहीं है एज अ मैन, कि मैन वोट दे सकते हैं एंड वुमेन्स नहीं दे सकती। एंड वो क्या कहते थे उस टाइम में कि जो औरतें थीं वो क्या वो एजुकेशन नहीं हासिल कर सकती, ना ही किसी स्कूल में ना ही किसी यूनिवर्सिटी में। एंड दे कुड नॉट वर्क इन मैनुअल जॉब्स, कि किसी भी मैनुअल जॉब में वर्क नहीं कर सकती थी। एंड अ मैरिड वूमेन्स प्रॉपर्टी एंड सैलरी वर ओन्ड बाय हर हस्बैंड, कि एक जो और वूमेन मैरिड थी अगर वो कोई काम करती थी तो वो उसकी जो सैलरी थी, उसकी जो पे होती थी वो उसके हस्बैंड के पास जाएगी, वो उसको ऑन करेंगे। और वुमेन्स को क्या किया जाता था फर्स्ट वे में कि बहुत वुमेन्स को रेप किया जाता था एंड उन्हें फिज़िकली बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया जाता था। एंड के वो मैरिज करें या ऐसे उनको फिज़िकली चीज़ें उन पर अप्लाई किया जाती थी। एंड जो डिवोर्स था ना, अब वो क्या किया करते थे कि 18th सेंचुरी में एज अ फेमिनिस्ट के डिवोर्स अवेलेबल टू मैन बट फॉर मोर डिफिकल्ट टू वुमेन, के वुमेन्स को नहीं राइट के वो डिवोर्स के बारे में बात कर सकें या ले सकें, सिर्फ मैन ये बात कर सकते हैं, उनको ये राइट है कि वो डिवोर्स दे सकें वुमेन्स को। एंड वुमेन्स हैड नो राइट टू देयर चिल्ड्रन इफ़ दे आर लेफ्ट अ मैरिज, अगर उन्होंने मतलब डिवोर्स लेना चाहती हैं, वो नहीं एक हस्बैंड के साथ रहना चाहती, तो उनको अपने बच्चों पे कोई हक नहीं है, अपना हक नहीं रह सकती। एंड क्या कहते थे इन द 20th सेंचुरी के अबॉर्शन वाज इलीगल, कि वुमेन्स अगर इस चीज़ के बारे में बात करें तो वो इलीगल है। तो ये हमारी फर्स्ट वेव हुआ। अब हम अपने सेकंड वेव के बारे में बात करें तो सेकंड वेव में क्या होता था कि वुमेन्स कर सकती थी, कि जब उन्होंने पहले ये बात की कि वुमेन्स स्कूल नहीं अटेंड कर सकती, वो यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा सकती। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, फेमिनिज़म पे बात होती गई, तो उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया सेकंड वेव में, कि वुमेन्स जो है ना वो स्कूल भी अटेंड कर सकती हैं, यूनिवर्सिटी में जा सकती हैं, उनको ये राइट है। लेकिन उनका क्या कहना था कि वुमेन्स को क्या, कि डिड नॉट रिसीव इक्वल पे फॉर द सेम वर्क, कि वुमेन्स जो है ना इक्वल पे नहीं हासिल कर सकती जैसे कि मैन को मिलती है किसी भी जॉब में। तो क्या कहते थे कि अगर एक वूमेन है वो क्या करती है, अगर वो उसको कोई हक राइट है भी कि वो डिवोर्स ले सके, लेकिन फिर क्या होता था कि उसे सोशली बहुत ज़्यादा फ्रॉन अप किया जाता था, कि वो क्यों ये बात करें, उसने डिवोर्स क्यों ले लिया, उसे ही गलत समझा जाता था।
and rape and physical abuse within marriage were illegal, but husband were rarely convicted. के क्या हो गया था, रेप, फिजिकली अब्यूजेस एंड रेप जो है ना, वो उन्होंने इलीगल कर दिया था मैन पे भी, कि वो ये चीज़ें जो भी करते हैं वो ये गलत हैं। वो सिर्फ इस पे वुमेंस को नहीं कह सकते कि वो ये बात कर रही हैं तो ये गलत है। वो उस फिर सेकंड वेव में ये भी कहना शुरू कर दिया था कि ये बात मैन भी गलत करते हैं। एंड लेकिन यहाँ सेकेंड वे में एक बात हुई थी कि जो अबॉर्शन था वो स्टिल इलीगल था। एंड वुमेंस जो बॉडी होती थी वो ऑब्जेक्टिफाइड इन एडवर्टाइजिंग। वुमेंस की जो बॉडी होती थी वो ऑब्जेक्टिफाइड की जाती थी इन एडवर्टाइजिंग में। एंड सेकेंड वेव के में जो बेसिक अजम्पशंस जो हुई थी, उन्होंने किस चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया था, वो क्या था कि वुमेंस में हैव लीगल राइट्स बट दे आर स्टिल ट्रीटेड एज इंफीरियर। कि वो वुमेंस को है बेशक लीगल राइट दिए जाते थे लेकिन उनको फिर भी एज ए इन्फीरियर ट्रीट किया जाता था। एंड वो वुमेन शुड बी इक्वल टू मैन इन ऑल रिस्पेक्ट। एंड जो वुमेन थी वो उनको इक्वल समझा जाता था मैन के इन एवरी रिस्पेक्ट, इन एवरी एस्पेक्ट। तो वो क्या करती थी, उनको हक मिलना शुरू हो गया था कि वो मैन के प्रॉपर हो सकती हैं, उनको इक्वल राइट्स मिल सकते हैं, वो स्कूल में पढ़ सकती हैं, वो जॉब कर सकती हैं। लेकिन साथ साथ ये भी बात कर रहे थे कि वो मैन प्रॉपर पे नहीं ले सकती, या अगर वो जॉब करती हैं या वो जो भी बात करती हैं स्कूल में पढ़ती हैं तो लेकिन कुछ जगहों पे वो मैन से पीछे ही रहेंगी, बेशक उन्हें कुछ राइट्स दे दिए गए थे। And the second wave of feminism, which occurred in 1960 to 1980, came as a response to the experiences of women as World War II। वर्ल्ड वार में जो भी वुमेन ने एक्सपीरियंस किए, जो भी उनको रिस्पॉन्स मिले 1960 टू 1918, उसके बाद ही जो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म है उसके बारे में बात की थी। और ये जो सेकंड वेव्स थी वो क्या करते थे कि इनक्वालिटी ऑफ लॉज पे मबनी थी, कि इनक्वालिटी ऑफ लॉज किस तरह अप्लाई किए जाते हैं। एंड वो क्या, वुमेंस अचीव चैम्पियन अबॉर्शन राइट्स, कि उनको चैम्पियन अबॉर्शन राइट्स मिल गए, रिप्रोडक्टिव फ्रीडम मिल गया, एंड अदर वुमेंस हेल्थ इश्यूज़। और जो भी वुमेंस के इश्यूज़ थे, जो जो भी चीज़ें थी, उनको उन पे राइट्स मिलना शुरू हो गए थे सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में। तो इस तरह फेमिनिज्म का जो कंसेप्ट था वो आगे बढ़ना शुरू हो गया था, कि जो भी पर्सन फेमिनिज्म पे बात करता था या उसको सपोर्ट करता था तो वो फेमिनिस्ट बनना शुरू हो जाता था। And in third wave of feminism, we would see many things which were the same as men, but on some points they would be not. And here we have to see many things. So women seem to be more equal to men, कि जो वुमेन थी वो इक्वल हो गई थी मैन के। बट वुमेन्स क्या थी कि ओब्लिगेट किया जाता था टू मैरी, हैव अ चिल्ड्रन एंड मैरी इज़ मोर इक्वल। कि वुमेन्स क्या थी, उनको बहुत ज़्यादा ओब्लिगेट नहीं किया जाता था कि वो मैरी शादी करें या उनके पास चाइल्ड हों। अगर वो चाहें तो ठीक है, अगर नहीं तो उनके पास चाइल्ड पे बात नहीं की जाती थी। एंड मैरी इज़ मोर इक्वल। द लीगल सिस्टम इज़ बेटर एट प्रोटेक्टिव वुमेंस राइट। और जो लीगल सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा बेटर हो गया था एज अ प्रोटेक्टिव वुमेन राइट्स। एंड थर्ड वेव जो थी वो क्या करती थी, चैलेंज करती थी कि जो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में जो भी चीज़ें देखी गई हैं एसेंशली उनको क्या किया जाए, इग्नोर किया जाए, अवॉइड किया जाए, वो सेम नहीं होंगी। And the definition of femininity, which often assumed a universal female identity and overemphasized the experience of upper middle class white women। वो क्या करता था कि वुमेन्स की जो भी आइडेंटिटी थी थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म में उसको एम्फासाइज करता था। और जो भी जितने भी उन्होंने एक्सपीरियंस किए थे कि जो अपर क्लास की जो वुमेन थी वो किस तरह लाइफ गुजारती थी, वो किस तरह वाइट वुमेन्स रहती थी, कि उनको सब राइट्स थे कि वो जिस तरह चाहें वो कर सकती हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास की वुमेन थी उनको वो राइट्स नहीं थे कि वो एज अ वुमेन एज अ फेमिनिज्म वो ये बात नहीं कर सकती, उनको ये राइट नहीं हासिल है। तो ये इस तरह इन्होंने अपने हमारे हिस्ट्री को प्रेजेंट किया फेमिनिज्म की, कि किस तरह फेमिनिज्म स्टार्ट हुआ, किस तरह उन्होंने फर्स्ट वेव में कुछ राइट्स दिए वुमेन को, कुछ नहीं दिए। फिर सेकंड वेव में थोड़ा नॉलेज बिल्डअप हुआ, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो चेंज हुआ और उस तरह वुमेंस को और राइट मिले। फिर थर्ड वेव में उन्होंने वुमेंस को बिल्कुल राइट दे दिए कि वो ये बात कर सकती हैं, ये नहीं कर सकती, क्योंकि जो मिडिल क्लास वुमेन थी वो
वो काम कुछ नहीं थी कर सकती, उनको राइट्स नहीं थे, लेकिन जो अपर क्लास वाइट वुमेन थी वो हर काम कर सकती। तो इस तरह जो मिडिल क्लास की वुमेन थी उनको भी ये राइट्स देने चाहिए। तो उन्होंने इस तरह करके अपने कंसेप्ट को बिल्डअप किया कि इस तरह होना चाहिए। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें कि व्हाट इज़ फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, तो feminist criticism is a literary form of criticism that gives the perspective of writing through a feminist perspective। कि जो feminist criticism क्या था कि वो ऐसी राय उसमें इस तरह की राइटिंग की जाती थी कि जो कि एज अ देती थी पॉइंट ऑफ व्यू एज अ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, कि ऐसा पर्सन जो कि फेमिनिज्म पे बात करना शुरू कर दे, उसे मानना शुरू कर दे, तो वो हमारा फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव के बारे में बात करें तो वो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में आ जाएगा। एंड इट इज़ अ पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ लिटरेचर दैट एनालाइजेज द क्वेश्चंस ऑफ हाउ मेल एंड फीमेल रिलेट टू ईच अदर। और ये क्या था, एक पॉलिटिकल एंड फॉर्म ऑफ लिटरेचर थी जिसमें क्या किया जाता था कि एनालाइज किया जाता था क्वेश्चन पे कि किस तरह मेल और फीमेल को रिलेट किया जाता था इन द वर्ल्ड, एंड किस तरह वुमेंस को रिप्रेशन किया जाता था, और किस तरह वुमेन पोर्ट्रेट करती थी इन लिटरेचर के, किस तरह वुमेंस को दबाया जाता था कि वो इनको ये राइट नहीं हासिल, वो ये काम नहीं कर सकती, वो इस तरह से वो उनको रहना चाहिए, इस तरह से रहना चाहिए। तो जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म थे वो यानी कि फेमिनिस्ट क्रिटिक्स थे, ये जो राइटर्स थे वो अपने वर्क, जो उनका वर्क था उसके थ्रू बताते थे कि किस तरह जो पर्सन मेल और फीमेल के बारे में बात करते थे उनको रिलेट किया जाता था, उसके पर्सपेक्टिव से किस तरह वो राइट लिखते थे अपने काम को, और किस तरह वुमेंस को दबाया जाता था कि उनको वो ये काम नहीं कर सकती, जैसे कि वो स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ सकती, वो कोई जॉब नहीं कर सकती, वो सिर्फ घर के काम देखेंगी, वो बच्चों के काम करेंगी, वो एज अ चाइल्ड मदर काम करेंगी, ना कि एक जॉब करेंगी, जो कि वो मैन जो थे वो एक गलत चीज़ समझते थे। तो इन्होंने जो फेमिनिस्ट क्रिटिक्स थे उन्होंने इस चीज़ को प्रेजेंट किया था। और जो फेमिनिस्ट क्रिटिक्स थे, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन द लिटरेरी एंड क्रिटिकल थ्योरी एज वी नो, एंड एज वी नो इट्स अ critical and literary theory, and it explored the based in favor of the male gender in literature, and which re-examines all literature from an feminist point of view। कि ये क्या करता था, एक्सप्लोर करता था मेल जेंडर के फेवर को, किस तरह मेल जेंडर चीज़ों को लेते थे, लेकिन उसके साथ ही ये क्या किया था इन्होंने लिटरेचर में, जब जो काम किया था उसको एज अ फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू देखना शुरू कर दिया था। एक फेमिनिस्ट एज वी नो ऐसा पर्सन जो कि फेमिनिज्म पे बात करे, यानी वुमेन्स के राइट्स पे बात करे, तो इन्होंने अपने लिटरेचर को फेमिनिस्ट के तौर पर देखना शुरू कर दिया था, उस पर काम करना शुरू कर दिया था। एंड फेमिनिस्ट थ्योरी फोकसेस ऑन एनालाइजिंग जेंडर इनइक्वालिटी, के जो फेमिनिस्ट थ्योरी थी ये मोस्टली फोकस किया करती थी जेंडर इनइक्वालिटी, किस तरह मैन एंड वुमेन को इनइक्वालिटी थी, इनको इक्वल राइट्स नहीं थे हासिल, तो वो इस चीज़ को प्रेजेंट करती थी। अब अगर हमने इतनी यहाँ पे इसकी हिस्ट्री में देखा उसके थ्री वेव्स के किस तरह एवरी पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू चेंज, किस तरह उनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ, किस तरह फिर हमने उसकी डेफिनेशन के बारे में बात की थी, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म होता क्या है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट फेमिनिस्ट क्रिटिक्स डू, कि जो फेमिनिस्ट क्रिटिक्स थे वो करते क्या थे। तो जो फेमिनिस्ट क्रिटिक्स थे वो क्या करते थे उस टाइम में, कि जो टेक्स्ट वुमेन ने लिखा था, जो वुमेन राइटर थी उन्होंने जो काम किया था उसको रीडिस्कवर करते थे, और जो रीवैल्यू वुमेन एक्सपीरियंस, जो में वुमेन ने एक्सपीरियंस किया था उसको रीवैल्यू देते थे कि उन्होंने जो भी काम किया था वो अच्छा काम किया था, उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें इसमें एडअप की थी। तो वो फेमिनिस्ट क्रिटिक्स उनको चीज़ों को डिस्कवर करते थे, उनके टेक्स्ट को बिल्डअप करते थे, और वो एग्ज़ाम करते थे कि जो भी वुमेन ने प्रेजेंटेशन दी गई है लिटरेचर में, किस तरह उन्होंने चीज़ को स्टार्ट किया, किस तरह उन्होंने एंड किया, किस तरह के उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू अंदर ऐड किए, किस तरह उन्होंने अपनी इमेजिनेशन को अंदर ऐड किया, तो वो उसको एग्जामिन करते थे, और एग्जामिन करने के बाद प्रेजेंटेशन करते थे। जो फेमिनिस्ट क्रिटिक्स थे वो क्या करते थे, चैलेंजेस द व्यूज़ ऑफ वुमेन एज अदर्स, कि वुमेन्स के जो व्यूज़ थे उनको चैलेंज करते थे, कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो किस तरह का है, वो उन्होंने क्या क्या चीज़ें अंदर ऐड की हैं, कि जिस तरह दूसरे राइटर्स या दूसरे जो
आम सोसाइटी के लोग थे जो वुमेन्स जो भी काम करती थी उसको चैलेंज करते थे। तो जो फेमिनिस्ट क्रिटिक्स थे वो जो चैलेंजेस किए थे उनके व्यूज़ को देखते थे कि किस तरह उन्होंने काम किया और क्या क्या चीज़ें थी इसमें। एंड एग्जामिन द चैलेंजेस पैट्रियार्कल रूल्स, वो जो पैट्रियार्कल रूल्स थे उनको भी चैलेंज करते थे जो कि फेमिनिस्ट क्रिटिक्स थे। तो ये हमने डिस्कस कर लिया व्हाट फेमिनिस्ट क्रिटिक्स डू। तो अब हम ने देखना यहाँ पे ये है कि जो हमारे पास फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है उसकी हमारे पास लिटरेचर में एक बहुत ही सिंपल एंड सटिफिकेबल एग्जाम्पल। तो हमारे पास सिंड्रेला एक स्टोरी है जो कि फेमिनिस्ट रीडिंग उसको प्रेजेंट करती है कि किस तरह जो वुमेन थी वो मैन पे डिपेंड करती थी और जिस तरह वो कंसीडर करती थी कि मैन ये चीज़ करेगा या वो कर सकता है। और जो सिंड्रेला का करैक्टर है वो ये भी शो कर रहा था साथ साथ कि वो एक इंडिपेंडेंट है, वो किस तरह खुद को कमतर नहीं समझती थी, किस तरह वो मैन पे डिपेंड नहीं थी करती, उसका टेंशन नहीं लेना चाहती। सिंड्रेला जो की थी क्या थी, उसकी जो हैप्पीनेस थी वो टोटली डिपेंड करती थी मैन पे। और जब उसके वालिद की डेथ हुई शी इज़ फोर्स टू लिव विद हिज इवल स्टेप सिस्टर, कि उसको क्या किया गया, फोर्स किया गया कि वो अपने स्टेप सिस्टर के साथ रहे। और लेकिन जो स्टेला का कंपटीशन था वो अपनी स्टेप सिस्टर और स्टेप मदर के साथ बहुत ज़्यादा कंपटीशन था। एंड ही मस्ट वाई फॉर अटेंशन ऑफ मैन। In order to attract the prince, she must impress him with her look। के क्या था कि जो सिंड्रेला थी वो क्या कुछ जगह पे क्या थी, प्रिंस पे डिपेंड करती थी और उसको अट्रैक्ट करने के लिए क्या थी, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती थी प्रिंस को उसे, और वो प्रिंस को किस तरह अट्रैक्ट होता था उसकी लुक से। एंड द प्रिंस ओनली नो हर बाय हर ब्यूटी एंड द मिसिंग ग्लास स्लीपर। और जो प्रिंस तक क्या था कि वो सिर्फ उसकी ब्यूटी से या उसकी जो ग्लास स्लीपर से उसको जानता था। एंड जो सिंड्रेला का करैक्टर है यहाँ पे क्या शो कर रहा है, फेमिनिज्म को, कि किस तरह वुमेन मैन पे डिपेंड करती है। तो ये हमने फेमिनिस्ट ऑफ सिंड्रेला देख लिया, यानी कि एक एग्जांपल डिस्कस कर ली फेमिनिस्ट ऑफ क्रिटिसिज्म की। तो हमने यहाँ पे बात करनी थी कि हमारे पास फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म प्रेमिसेस क्या हैं। तो हमारे पास बेसिकली टू प्रेमिसेस हैं फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म की, जो कि क्या है कि वुमेन प्रेजेंटेड इन लिटरेचर बाय मेल राइटर्स फ्रॉम मेल पॉइंट ऑफ व्यू, के जो वुमेंस थी वो लिटरेचर में क्या की थी कि वो कुछ जगह पे मेल के राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके बारे में बात की जाती थी कि जो वुमेन ने काम किया था वो मेल राइटर उसको किस तरह लेते थे, उसका क्या मतलब निकालते थे, उनकी थिंकिंग क्या थी, वो किस तरह उसको प्रेजेंट करते थे। एंड जो उसकी सेकंड प्रेमिस क्या थी कि जो वुमेन प्रेजेंटेड इन राइटिंग ऑफ फीमेल राइटर फ्रॉम फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू, कि जो वुमेंस का जो वर्क था, जो भी उन्होंने लिखा हुआ था, वो क्या था, फीमेल जो राइटर थी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता था कि जो भी वर्क लिखा गया है वो फीमेल राइटर है उसको किस तरह लेती हैं, उसका मतलब क्या निकालती हैं, उसकी थिंकिंग क्या है। लेकिन यहाँ पे जो मेन बात क्या थी कि मेल जो राइटर था उसका पॉइंट ऑफ व्यू वुमेन राइटर के यानी फीमेल राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटली डिफरेंट था, उसकी थिंकिंग और थी और जो फीमेल राइटर थी उसकी थिंकिंग और थी। तो ये हमारे पास ट्रू प्रेमिसेस थी फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म की, कि एक मेल राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से वुमेन के काम को देखना और एक फीमेल राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से वुमेन के काम को देखना। तो हमने ये उसके एग्जाम्पल, हिस्ट्री और उसके प्रेमिसेस और ये देख लिया कि फेमिनिस्ट क्रिटिक्स क्या करते थे, व्हाट फेमिनिस्ट क्रिटिक्स डू। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म था इसमें कितनी हमारे पास टाइप थी, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ उसकी टाइप्स को देखेंगे कि हमारे पास कितनी टाइप्स हैं, लेकिन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इनकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, इनके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास फेमिनिस्ट ऑफ क्रिटिक्स यानी कि फेमिनिज्म की 4 टाइप्स हैं, रेडिकल फेमिनिज्म, लिबरल फेमिनिज्म, सोशलिस्ट फेमिनिज्म एंड कल्चरल फेमिनिज्म। तो हमारे पास बेसिकली 4 टाइप्स हैं, रेडिकल, लिबरल, सोशलिस्ट एंड कल्चरल फेमिनिज्म।
जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे हम सिर्फ उसके टाइप्स के नाम देखेंगे, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। होप सो यू पीपल लाइक इट एंड अंडरस्टैंड इट।